फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हर्यक वंश के अंतर्गत मगध साम्राज्य का विस्तार। मगध का एक बड़े साम्राज्य के रूप में विकसित होने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण चरण हर्यक वंशीय राजाओं, जिनमें मुख्यतः बिंबिसार एवं अजातशत्रु के नेतृत्व में संपन्न हुआ। हर्यक वंश की संस्थापना 585 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने की थी। इसे 493 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु 493 से 461 और उसके बाद उसका पुत्र उदयभद्र या उदयन 461 से 455 तक रहा। इसके बाद उसके उत्तराधिकारियों ने, जिनमें मुख्यतः अनिरुद्ध, मुंडक, नागदर्शक थे, 412 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक शासन किया। मगध साम्राज्य के विस्तारवादी स्वरूप का प्रवर्तक संस्थापक बिंबिसार था। वह दक्षिणी बिहार के छोटे सामंत या राजा का पुत्र था। इसके पिता, जिसका नाम हेमजीत भट्टिय आदि था, बिंबिसार का दूसरा नाम शैनिक था, जैसे अजातशत्रु का दूसरा नाम कुनिक था। बिंबिसार शुरू से लिच्छवियों का सेनापति था, तो उस समय मगध पर शासन कर रहे थे। कुछ समय बाद बिंबिसार मगध का स्वतंत्र शासक बन गया। बिंबिसार ने मगध का विस्तार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया। पहला, वैवाहिक संबंधों के द्वारा मैत्री गठन करना। बिंबिसार अपने राजनीतिक गणित का कुशल खिलाड़ी था। उसे इस बात का आभास था कि समकालीन राजनीतिक शक्तियों को युद्ध क्षेत्र में एक साथ परास्त कर पाना मगध के लिए संभव नहीं है। इसलिए उसने उन चुनिंदा राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। पहला, बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया। इस वैवाहिक संबंध से बिंबिसार को शक्तिशाली कौशल जनपद की मित्रता का लाभ हुआ। साथ ही दहेज के रूप में 1 लाख रुपये के वार्षिक भूराजस्व वाला काशी ग्राम भी प्राप्त हुआ। दूसरा, बिंबिसार ने वैशाली के लिच्छवी के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ भी विवाह किया। इस मैत्री गठबंधन द्वारा बिंबिसार ने केवल मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया, बल्कि कुछ अन्य लाभ भी अर्जित किए। तीसरा, बिंबिसार ने मध्य प्रदेश यानी उत्तरी पंजाब की राजकुमारी क्षेमा या खेमा के साथ विवाह स्थापित कर मद्रों से मित्रतापूर्वक स्थापित किए। बिंबिसार की एक अन्य रानी विदेह कन्या वासवी थी। मिथिला के विदेहों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर बिंबिसार ने अपनी पूर्वी सीमा के शत्रु देश अंग को उत्तर पश्चिमी की ओर से मैत्री विहीन कर दिया। दूसरा, राजनीतिक एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों द्वारा मगध का सुदृढ़ीकरण। वैवाहिक संबंधों के अतिरिक्त बिंबिसार ने कुछ अन्य राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए और मगध की स्थिति को मित्रों से बाहुल्य और अधिक सुदृढ़ बनाया। सिंध का राजा रुद्रायन एवं गंधार का राजा पुक्कुसाती बिंबिसार के नए मित्र थे। बिंबिसार ने अवंती के प्रतापी राजा प्रघोष से भी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। एक बार राजा प्रघोष जब पांडु रोग से ग्रस्त हो गए तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। तीसरा, युद्ध एवं आक्रमण नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार। उसने वैवाहिक एवं कूटनीतिक संबंधों के कारण बिंबिसार मैत्री शक्ति से संपन्न हो गया। इसके बाद उसने शत्रु राज्यों के विरुद्ध आक्रमण की नीति अपनाई। मगध के पूर्व का राज्य अंग राज्य था। मगध एवं अंग राज्य की पुरानी शत्रुता थी। अपनी कुशल कूटनीति के फलस्वरूप बिंबिसार को शत्रु अंग से युद्ध करने का अवसर मिला। बिंबिसार ने अंग राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में अंग का राजा ब्रह्मदत्त मारा गया तथा अंग का राज्य मगध राज्य में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार हेमचंद राय चौधरी के शब्दों में, इस प्रकार कूटनीति और ताकत के बल पर बिंबिसार अंग राज्य तथा काशी के एक भाग को मगध में मिला लिया था। काशी के एक भाग तथा अंग राज्य के मगध में विलीनीकरण के फलस्वरूप मगध राज्य की सीमा अत्यधिक विस्तृत हो गई थी। अब आएगा बिंबिसार कुशल प्रशासक के रूप में। बिंबिसार एक कुशल एवं सख्त प्रशासक था। उसने मगध में एक प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था की आधार भूमि तैयार की। बिंबिसार की राज्य व्यवस्था के प्रशासनिक विवरण में बौद्ध साहित्य में मिलता है। बिंबिसार के प्रमुख अधिकारी महामात्र कहलाते थे। बौद्ध साहित्य में बिंबिसार निम्नलिखित महामात्रों का उल्लेख मिलता है। सभ्यथक महामात्र, जो कि प्रशासन के सामान्य पक्षों की देखरेख करता था। सेनानायक महामात्र, सेना का प्रमुख अधिकारी। व्यवहारिक महामात्र, जो प्रधान न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी था। एक चौथे वर्ग का अधिकारी, जो ग्राम भोजक या ग्रामकूट, कृषकों की उपज पर दशमांश कर लगाने के लिए और वसूलने के लिए उत्तरदायी थे। बिंबिसार कठोर प्रशासक था। उसने अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। बिंबिसार के काल में न्याय व्यवस्था
बड़ी त्वरित और एवं कठोर थी। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि अपराधियों को कारावास के अलावा लोहे से दागने, जीभ काटने, लोहे के कोड़े मारने, फसलों को तोड़ने और अंग भंग जैसे दंड दिए जाते थे। गंभीर अपराधों के लिए सिर विच्छेद या मृत्युदंड भी दिया जाता था। बिम्बिसार के प्रशासन का उल्लेखनीय विशेषता थी उसकी सभा में 80,000 गांवों के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इस सभा की कार्य पद्धति के बारे में हमें जानकारी नहीं है। एक बार बिम्बिसार ने 80,000 ग्रामों की सभा बुलाकर उसे बुद्ध की सेवा में लगाया था। अब लेंगे अजातशत्रु। बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु बड़ा उत्कट साम्राज्यवादी था। उसने आरंभ से ही विस्तार की नीति अपनाई। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुनिक या कुन्य था। अजातशत्रु ने अपनी आक्रामक नीति से मगध साम्राज्य का भारी विस्तार किया और उसकी प्रभुता संपन्नता को ऊंचाई के नए आयाम प्राप्त किए। हेमचंद राय चौधरी के शब्दों में, कुनिक अजातशत्रु ने चाहे जिस ढंग से सिंहासन प्राप्त किया हो, किंतु वह बड़ा सशक्त शासक सिद्ध हुआ। अजातशत्रु ने अपने पिता की नीति का पालन करते हुए किया, यद्यपि उसके पिता के से उस संबंध अच्छे नहीं रहे थे। पहला, कौशल से युद्ध। बिम्बिसार की मृत्यु के पश्चात पति के वियोग से दुख में उसकी पत्नी कौशला देवी की मृत्यु हो गई। प्रसेनजीत ने मगध में हुए घटनाक्रम से बड़ा पुत्र था। उसने कौशला देवी के विवाह के समय दहेज में दिए गए काशी के क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। इसी बात को लेकर मगध एवं कौशल में संघर्ष छिड़ गया, जो लंबे समय तक चला। इस संघर्ष के दौरान अनेक लड़ाइयाँ हुई, जिसमें दोनों पक्षों की जय पराजय हुई। प्रारंभ में अजातशत्रु ने अनेक बार प्रसेनजीत को पराजित किया। प्रसेनजीत को भागकर श्रीवास्ती शरण लेने लगी। बाद में अजातशत्रु पराजित हुआ, बंदी बना लिया गया। अंत में दोनों राज्यों में शांति एवं मैत्री स्थापित हुई और निर्णय हुआ उनके मध्य एक संधि हुई। इस संधि के अनुसार प्रसेनजीत ने अपनी कन्या बाजरा का विवाह अजातशत्रु के साथ करके काशी का क्षेत्र पुनः मगध को दे दिया। बज्जी संघ पर विजय। अजातशत्रु के जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम बज्जी संघ पर उसकी विजय थी, जो बड़े जबरदस्त और कूटनीतिक दीर्घकाल युद्ध से प्राप्त हुई। इनमें युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। एक तो अजातशत्रु की महत्वाकांक्षा, उसकी साम्राज्य विस्तार की प्रबल इच्छा इन दोनों के मध्य युद्ध का कारण था। महापरिवार निर्माण सूत्र में इससे ज्ञात होता है। गंगा तट पर अव्यवस्थित एक बंदरगाह, जिसमें आधा अजातशत्रु के अधिकार में था, आधा लिच्छवियों के। इसके निकट एक पर्वत पर रत्नों की खान मिली। इस खान पर मिलने वाले वस्तुओं को लिच्छवी गणराज्य एवं मगध के मध्य समानुपातिक रूप में विभाजित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन लोभी लिच्छवी इस संधि से रत्न अपने साथ ले गए, इसलिए उनमें युद्ध हुआ। जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र के अनुसार बिम्बिसार ने लिच्छवियों की पत्नी से उत्पन्न पुत्रों हल व वेल को अपने प्रसिद्ध हाथी सचेतक और 18 लड़ियों का हार दिया था। अजातशत्रु ने राजा बनने के पश्चात उक्त हार स्वयं प्राप्त करने की अभिलाषा प्राप्त की। अजातशत्रु ने अपने छोटे भाई हल और वेहल को हीरों को हार को वापस देने के लिए कहा, लेकिन ये दोनों अजातशत्रु की अवज्ञा करते हुए अपने नाना लिच्छवी के पास चले गए, इसलिए भी इनमें युद्ध हुआ। बज्जी संघ अपनी एकता और युद्ध कौशल के लिए बहुत शक्तिशाली था। अजातशत्रु को इस बात का आभास था, मात्र सैनिक आक्रमण द्वारा बज्जी संघ का प्रभाव संभव नहीं था। अतः बज्जी संघ पर आक्रमण करने से पूर्व आंतरिक रूप से दुर्बल करने की योजना बनाई। बज्जी संघ के विरुद्ध युद्ध छोड़ने से पूर्व अजातशत्रु ने अपने महामात्र ब्राह्मण को महात्मा बुद्ध के पास पूछा और उससे परामर्श लिया। महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक बज्जी संघ लोग 7 नियमों का पालन करते रहेंगे, उन्हें हरा पाना संभव नहीं है। महात्मा बुद्ध के कथन के बाद बज्जी संघ की आंतरिक एकता को भंग किए बिना उन्हें परास्त करना संभव नहीं है, यह अजातशत्रु को स्पष्ट हो गया। अजातशत्रु ने मगध में बज्जियों के खिलाफ उपयुक्त समय पर सैनिक अभियान छेड़ने की आवश्यक कार्रवाई में जुटा रहा और उनकी आंतरिक शक्ति को भंग करने की भी प्रयास करता रहा। यहाँ वैशाली अजातशत्रु ने गंगा के किनारे पाटलिपुत्र नामक एक नए दुर्ग का निर्माण किया और पाटलिग्राम कालांतर में राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना हुई। अपनी कूटनीति और सैनिक तैयारियों से पूर्ण आश्वस्त होने के बाद अजातशत्रु ने बज्जी संघ पर आक्रमण कर दिया। जैसा कि ज्ञात होता है, युद्ध भयंकर हुआ। अजातशत्रु ने बड़ी सेना के साथ बज्जी संघ पर आक्रमण किया था और इसमें युद्ध में 2 नवीन युद्ध महाशिला कंटक एवं रथमूसल का उपयोग किया। इन
अजातशत्रु की भीषण तैयारी एवं वज्जी संघ की आंतरिक दुर्बलता के बावजूद यह युद्ध बड़ा दीर्घकालीन था। जैन ग्रंथों से संकेत मिलता है कि यह युद्ध 16 वर्ष से अधिक समय तक चला। अंत में लिच्छवी बुरी तरह पराजित हुए और शासक चेटक ने अपनी कुएं में डूबकर जान दे दी। लिच्छवियों के पतन के पश्चात अजातशत्रु ने वैशाली पर अधिकार स्थापित कर लिया। अनुमान है मल्ल गणराज्य एवं लघु गणराज्य भी मगध में शामिल हो गए। मगध की सीमाएं बहुत विस्तृत हो गई थी और पूर्वी भारत में उसकी संप्रभुता स्थापित हो गई थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार के राज्य 300 योजन भूमि जो अजातशत्रु की विजयों से 500 योजन हो गई थी। तीसरा, अवंती से टकराव की स्थिति। अजातशत्रु की उपरोक्त सफलताओं के बाद पूर्वी भारत में मगध की संप्रभुता स्थापित हो गई और उसका संघर्ष मध्य भारत के प्रतापी राजा प्रघोष से होना अवश्यंभावी हो गया। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण इसलिए करवाया क्योंकि उसे प्रघोष के आक्रमण का आशंका थी, लेकिन अजातशत्रु काल में मगध और प्रघोष में शक्ति संघर्ष की हमें जानकारी नहीं मिलती है। अजातशत्रु ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन के साथ कर वत्स को अपना मित्र बनाया। इस संबंध में अनुमानतः अवंती राज प्रघोष मगध के विरुद्ध सहयोग ने प्राप्त कर सका। अब इसके बाद लेंगे उदयन या उदयवत्स। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयवत्र गद्दी पर बैठा। उसने पिता के राजकाल में चंपा का उपराजा था। उदयन के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना गंगा के तट पर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का निर्माण था। काशी, अंग और वज्जी संघ के मगध में विलीनीकरण के बाद मगध साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। उसकी उत्तरी सीमा हिमालय की तलहटी तक पहुंच गई थी। अतः राजधानी की दृष्टि से अब राजगृह उपयुक्त नहीं था। उदयन ने अजातशत्रु के द्वारा पाटलीग्राम बनवाए गए दुर्ग को एक विस्तृत नगर का रूप प्रदान किया और उसे मगध की राजधानी बना दिया। यह नगर पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। विस्तृत मगध राज्य के केंद्र में स्थित होने से कारण पाटलिपुत्र नई राजधानी के लिए सही जगह थी। इसके अलावा सोन, गंगा नदियों के संगम पर स्थापित होने के कारण पाटलिपुत्र नगर के अनेक व्यापारिक और सामरिक लाभ भी थे। इस समय अवंती के साथ अवंती राज्य ही मगध के प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में बचा था। इस समय तक वत्स राजा को अवंती के राजा पालक ने अपने राज्य में मिला दिया था। अवंती राज्य की सीमाएं उत्तर पूर्व मगध से टकरा रही थीं। मगध और अवंती में संघर्ष अजातशत्रु काल में संभावित था, लेकिन उदयन के समय में दोनों राज्यों के मध्य में निर्णायक युद्ध नहीं हो सका। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था और अपनी राजधानी के मध्य उसने एक जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया। उदयन के अधिकारी। सिंगली बौद्ध ग्रंथ उदयन के 3 उत्तराधिकारियों का उल्लेख किया है। अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक, जिन्होंने क्रमशः राज किया। इन तीनों को पितृहंता कहा गया है। ये बड़े कमज़ोर एवं विलासी शासक थे। पितृहंता होने के कारण मगध के मंत्रियों एवं नागरिकों ने हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक को सिंहासन से उतारकर उसके पूरे राज परिवार को निष्कासित कर दिया और शिशुनाग नामक एक योग अमत को राजा के पद पर आरूढ़ किया। इस प्रकार मगध के हर्यक वंश शासक का अंत हुआ और एक नए वंश शिशुनाग वंश का प्रारंभ हुआ। नमस्कार।